वॉइस इशू आ गई। ओके, तो बच्चों मैं बात ही कर रहा था कि दोबारा वो सारी ग्रीटिंग्स जो आपने नहीं सुनी, सलाम किया सबसे पहले आपको, फिर वेलकम यू ऑल टू द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। अच्छा बच्चों वालेकुम अस्सलाम अली। अच्छा बच्चों, डिस्कशन ऐसे है कुछ आप लोगों का। सैटरडे को था FLP और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने FLP दिया होगा। आज क्या चक्कर है, आज सिर्फ 5 बच्चे क्लास में, 6 हो गए बच्चे। बच्चों बी ऑन टाइम इन द क्लास। चलो जी, 6 बच्चे जिस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, हम FLP की डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है कि FLP का मज़ा आया होगा आप लोगों को। इट वॉज लिटिल टफ पेपर बनाया था, तो पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो बताइए जी, इफ़ यू आर विद मी, आप लोग मेरे साथ हैं तो पेपर डिस्कस करना शुरू करूं। सारे साथ हैं जी, बताइएगा ज़रा। सही, नो आइस। सही, तुम्हें बर्फ चाहिए? सईद वॉइस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉइस देन वॉइस इज क्लियर। अजाम खान वालेकुम अस्सलाम। 11 बच्चे हो गए। लें जी बच्चों, लेट्स डिस्कस द पेपर। आई हैव द पेपर इन द सॉफ्ट फॉर्म। तो पेपर शेयर डिस्कस करना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों के पास भी पेपर मौजूद होगा, तो ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। अगर तो आपके पास अपना पेपर है तो स्टेटमेंट्स सामने निकाल के रख लें। तो लेट्स डिस्कस। ले जी, पहला सवाल है, इंतहाई सिंपल, इंतहाई कॉमन क्वेश्चन था। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पास थ्रू द पिवट पॉइंट देन द टॉर्क विल बी। यानी ये कहानी कुछ ऐसे है, सपोज कर लें कि आपके पास एक प्लैंक है और ये पॉइंट उसका पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट बोले तो सेंट्रल पॉइंट। कहते हैं मान लो इस पिवट पॉइंट पे से अगर कोई फोर्स गुजर रही हो तो इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा। देखो यार, इंतहाई सिंपल सवाल है। सर पेपर दोबारा कैसे मिलेगा? पेपर आप लोगों के पास नहीं है जी? पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए वैसे बाय द वे। तो पेपर आपके पास होना चाहिए, नहीं भी है तो फिलहाल अभी सुनते चले जाएं सर। ओके, मैं अपनी ड्राइव पे पेपर अपलोड कर दूंगा सर। वन मिनट। अभी बच्चों को जो डिस्कशन के लिए पेपर अवेलेबल नहीं होगा ना राइट नाउ। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चों, मुझे सर ने भी एक तरीका बताया, सर फरहान ने। सारे बच्चे वैसे कर लें कि जिस तरह जो लाइफ के ऊपर बटन आपको नज़र आ रहा होगा उस पर अगर आप क्लिक करें तो नीचे फर्स्ट FLP कहीं लिखा नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट FLP को क्लिक करें तो कल का पेपर जो है, सैटरडे का पेपर आपके सामने आ जाएगा। उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आप लोगों को भी डिस्कस करने में ज़रा आसानी होगी, मुझे आपके साथ चलने में आसानी होगी, क्योंकि सवाल आगे बड़े मज़े के, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। मैं नहीं चाहता कि किसी मेरे एक बच्चे का एक क्वेश्चन भी मिस हो। सो ब्रिंग द पेपर विद यू, पेपर साथ लें ताकि आप लोगों की डिस्कशन साथ चलती रहे। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सो अगर तो अभी किसी के पास पेपर अवेलेबल नहीं है तो ये ओके ये लेक्चर अवेलेबल होगा। पेपर मैं भी अपनी ड्राइव पे अपलोड भी करवा रहा हूँ, तो मेरी ड्राइव पे मौजूद भी होगा, आप वहाँ से भी पेपर पकड़ सकते हैं। तो इफ़ राइट नाउ विद इन 5 और 2 मिनट्स आपके पास पेपर मौजूद नहीं है तो आप ये लेक्चर बाद में फिर दोबारा सुन सकते हैं डिस्कशन के लिए। डिस्कशन आपके लिए बहुत ईजी और बहुत बेहतर हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी विद मी राइट नाउ। मेरी ड्राइव पर जाके एक दफ़ा पेपर चेक कर लें, आपको पेपर मिल जाएगा, जस्ट डाउनलोड इट और फिर कहानी को शुरू करते हैं। अवेलेबल है सर? जी हमजा बेटा अवेलेबल है, हमजा ने कह दिया अवेलेबल है। नहीं जी, बात को शुरू करते हैं। सवाल था कि एक प्लैंक के पिवट पॉइंट से एक फोर्स गुजर रही है, टॉर्क क्या होगा। टॉर्क हम कहते हैं, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। फोर्स तो मौजूद है मगर मोमेंट आर्म क्या है? देखो, मोमेंट आर्म कहते हैं फोर्स का पिवट पॉइंट से फासला, लेकिन मजे की बात यह है कि फोर्स तो है ही पिवट पॉइंट पे, फोर्स का तो पिवट पॉइंट से फासला है ही जीरो। सो इस केस में जो मोमेंट आर्म है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। जीरो इंटू फोर्स दैट मीन्स टॉर्क इज जीरो। मोमेंट आर्म इज जीरो दैट मीन्स टॉर्क इज जीरो। सो पहला सवाल इंतहाई आसान था।
टॉर्क की वैल्यू पूछी हुई थी व्हेन मोमेंट आर्म में 0। वैसे भी याद रखिएगा अगर पिवट पॉइंट से फोर्स गुजर रही हो तो टॉर्क 0 होता है। सर जिसने टेस्ट दिया है शायद सिर्फ उसके लिए ही अवेलेबल है। नहीं सही, आई गेस सबके लिए अवेलेबल है, कि सबके लिए अवेलेबल नहीं भी है तो आप मेरी ड्राइव पे अगर जाएंगे ना तो वहाँ पे पब्लिकली जितने बच्चे भी कैंपस में मौजूद हैं सबको अवेलेबल है। आप लोगों ने भी ना राइट ऑप्शंस टिक भी करते चले जाने हैं। मैं स्टिल कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे के पास पेपर मौजूद नहीं है अभी तो आप सिर्फ अभी सुनते चले जाएं, आपके जहनों में आती जाएंगी राइट ऑप्शंस। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आपके पास पेपर अवेलेबल होगा तो आप दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा, आपके पास सारी राइट ऑप्शन आ जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े अहम और बड़े मज़े के सवालात हैं, कॉन्सेप्ट से भरे हुए सवालात हैं, इनको मिस ना कीजिएगा। आपके लिए बड़ी मेहनत से सवाल तलाश किए सब। अगला सवाल था जी फॉर अ वेक्टर ए, और कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट अभी आ जाएगा बेटी थोड़ी देर में। मैंने कह तो दिया सर को विद इन फ्यू मिनट्स शायद अपलोड हो जाए, आप 5-10 मिनट्स के बाद दोबारा जाएगा। अच्छा मैं कह रहा था कि मैंने सारे ऑलमोस्ट हाँ जी मैंने देख लिया, वॉइस नहीं थी, मैं दोबारा बात करता हूँ। सवाल था कुछ उस तरह से, सवाल कुछ उस तरह से ये था कि आपके पास x और y कंपोनेंट मौजूद हैं एक वेक्टर के, x है -1 और y है √3, कहते हैं एंगल बताएं। ये सवाल इस तरह का था जाम खान, हाँ जी प्रैंक हो गया। यकीन करें बड़ी शदीद गुफ्त होती है इस तरह से, जब मैं इतनी लंबी बात करके आगे चला जाऊं तो फिर पता चलता है कि जी माइक ही बंद हो गया। अच्छा सईद FLP1 कहाँ पे क्लिक करूँ, मैं जो टेस्ट पेपर मिलेगा। जितनी देर मेरा माइक बंद हुआ था मुझे सर फरहान बता के गए कि जो टेस्ट है दैट इज अपलोडेड ऑन माय ड्राइव, गो देयर एंड चेक, ऑल ऑफ माय किड्स गो देयर एंड चेक, मेरी ड्राइव पे करके दें ड्राइव पर। आप लोग अभी ड्राइव पे जाएं और सारे बच्चे ड्राइव पे जाएं और ड्राइव से देखने की कोशिश करें। ड्राइव पे अब पेपर आ चुका है, गो देयर एंड चेक, वहां से जाके जरा देख लें, मुझे बता दीजिए कि पेपर अपलोड हो गए, डाउनलोड कर लें। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए 1-2 मिनट जरा वेट कर लेता हूँ। आप लोग आते हैं तो फिर मैं बात शुरू करूंगा। आइए जरा शाबाश, ड्राइव पे जाके देख लें, पेपर मिल जाएगा आपको, अपने पेपर देख के उसे डाउनलोड करके उसके ऊपर फिर करेक्ट ऑप्शन आप लोग मार्क करते चले जाएं। मिल गया, मोमिन को मिल गया। ड्राइव क्या चीज़ है? ओके अच्छा सवाल है मोहम्मद हुसैन। इफ़ यू कैन सी माई पिक्चर समवेयर तो क्लिक ऑन माई पिक्चर, वहाँ पे मेरी पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। ड्राइव पे वो सारे डाटा है जो मैं आमतौर पे या बाकी टीचर आमतौर पे रखते हैं बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। सईद को भी मिल गया। और कोई कहता बच्चा आ जाए जल्दी से, फिर मैं अपनी बात को शुरू करूं। ओके हैदर ने भी कह दिया जी सर आगे बजान चले जी, बात को शुरू करते हैं। सो आपने इसका एंगल फाइंड करना था, मैंने बताया था इसका एंगल फाइंड करने के लिए तरीका क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है। आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वही फाई है, यानी कि आपको कोई सेपरेट फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan के फार्मूले से एंगल आता है वो ये फाई है, और आपको असल एंगल चाहिए होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसके लिए आप फार्मूला लगाते हैं 180 -फाई का। ये बातें थोड़ी तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, पहले देखी हुई, मैंने आप लोगों को करवाई भी है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan के फार्मूले से एंगल मिलता है फाई, आपको चाहिए ये वाला फार्मूला, इसमें लगाते हैं 180 +फाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये वेक्टर है तो आपको एंगल मिलता है ये फार्मूले से tan के फाई, आपको चाहिए ये सारा यहां से यहां तक, तो इसमें फार्मूला लगता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं। इसमें फार्मूला लगता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री -फाई।
अब आपको सबसे पहले तो तलाश ये करना है कि भाई ये जो आपको वेक्टर गिवन है जिसका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये है किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद। तो इंतहाई सिंपल सी बात है, अगर आप जरा गौर करें यहाँ पे, अगर आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मौजूद हो तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव, सो ये वेक्टर इज समवेयर हियर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरी जान फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस फाइव। अब आप यहाँ पे tan के फॉर्मूले से पहले फाइव कैलकुलेट करें। tan इज इक्वल्स टू थीटा इज फाइव इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y क्या √3 ओवर 1। सो tan इनवर्स √3 क्या होता है आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्री। सो आपके पास फाइव आ गया 60 डिग्री। जस्ट डू इट हियर, व्हाट यू विल डू नाउ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आपके 120 डिग्री, सॉरी जज्बाती हो गया। सो आपके पास जो एंगल है वो निकलेगा इस वेक्टर के लिए 120 डिग्री। इसकी करेक्ट ऑप्शन 120 डिग्री थी। शाबाश अली। या जो पीसी यूज कर रहे हैं वो मोबाइल पे ओपन करके सामने रख लें। हाँ जी उस्मान ठीक है, शाबाश। जो मोबाइल जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे लेक्चर सुन रहे हैं वो उस वक्त मोबाइल के ऊपर ये पेपर खोल के मेरी ड्राइव से वो अपने सामने रख लें। तो दो सवाल हमने कर लिया, आगे बढ़ते हुए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज डोंट हैव सेम डायमेंशंस। फिर उसके बाद ये अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, मैंने बाकी ऑप्शन देखे और 90 से बड़ा चूज कर लिया। यस सही, ठीक है। मैंने आपको सोल्यूशन इसलिए बताया सही ताकि अगर वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है शाबाश, सही, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज डोंट हैव सेम डायमेंशन। कौन सी क्वांटिटीज की डायमेंशंस मुख्तलिफ हैं आपस में। सबसे पहली क्वांटिटी देखिएगा क्या है, वर्क एंड टॉर्क। देखो यार, वर्क टॉर्क न्यूटन मीटर होता है, वर्क भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स न्यूटन वर्क मीटर। तो वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम निकलेंगी। इम्पल्स और मोमेंटम ये भी सेम है, क्योंकि इम्पल्स क्या होती है, F मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूलाज आपके सामने है। इम्पल्स और मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं, इनकी डायमेंशंस भी सेम है। फिर एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ोगे L, इसके यूनिट्स होते हैं जाउल सेकंड्स, और जो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके यूनिट्स भी होते हैं जाउल सेकंड्स। तो इनकी डायमेंशंस भी सेम है। सो आप लोगों ने याद रख लेना, अपने पास कहीं लिख लें, टॉर्क और वर्क, इम्पल्स और मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, दे हैव सेम डायमेंशंस। सो लिहाजा सवाल था कि किसकी डायमेंशन सेम नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसके बाद अगर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। यस, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, ये बगैर सॉल्यूशन के होगा। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात ही गलत है। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है। जिन लोगों ने तो सेकंड चैप्टर मेरे पास पढ़ा उन्हें आइडिया होगा, मैंने बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो फिर होता क्या, मैंने बताया था, होता ये है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ये आम जनरल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, पर कभी कभार ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाता है। कब होता है देखिएगा जरा, मैं कहूं, मान लो अगर ए क्रॉस बी भी 0 निकल आए और बी क्रॉस ए भी 0 निकल आए, तो क्या बराबर नहीं होंगे? वो कब होंगे जरा देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं तो जरा देखिएगा, व्हाट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए क्या होता है, बी ए साइन थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू दोनों में 0 हो जाए, साइन थीटा 0 कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डू यू नो, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, क्योंकि ऑप्शन में 180 मौजूद है। तो अगर साइन थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो ए डॉट बी भी 0 आ जाएगा, बी डॉट ए भी 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए क्रॉस नॉट डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सिर्फ इस सूरत में ये इक्वल हो सकता है कि अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए। सर ये तो रेडियस वाला क्वेश्चन, क्या बोला आपने, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया सही। सर ये तो रेडियस वाला क्वेश्चन,
हंसी, मुझे आपके सवाल बिल्कुल समझ नहीं, आपने क्या लिखा, बोलिएगा जरा सवाल दोबारा, मैं फिर आगे चलूँ। मैं आपके सवाल से ज़रा परेशान हो गया हूँ। आपने क्या पूछा? यस, स्पीक समथिंग। आपके पास रेडियस वाला क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है जी? यहाँ पे मैंने जो दिया था वो तो कुछ और था। दिखाइए, थोड़ा बताइएगा सवाल कौन सा आपके पास मौजूद। टाइम ज़ाया हो रहा है। मे बी मिस्टेक हो गई हो प्रिंटिंग में कुछ, या टाइपिंग में, जो टाइपिस्ट है उससे टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हो। क्या क्वेश्चन आपके पास, ज़रा मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने जो पेपर भेजा था उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, मैंने मार्क करके भेजे थे। ये क्वेश्चन 4 ये ओके। सर जी ये नहीं था हमारे पास और क्वेश्चन। चले मैं देखता हूँ, खैर ये आपके पास क्या था, एक मैं भी देख लेता हूँ आपके पास क्या था। अच्छा बच्चों, पेपर मैंने आप लोगों के लिए दोबारा वो ओपन करवाया जो आप लोगों को मिला था, क्योंकि देखिएगा माइट बी देयर इज माइल्ड चांस ऑफ मिस्टेक, थोड़ी बहुत किसी के क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। मैंने जो पेपर भेजे थे उनमें, मैंने जो क्वेश्चन पेपर भेजा था उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किए थे कि बच्चों को कौन से क्वेश्चन देने हैं। सो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गया हो, जो मैंने मतलब जो मैं नहीं चाहता था कि आपको मिल, हो सकता है वो मिल गया, उसमें इंपॉर्टेंट कोई एक आधा रह गया हो। तो जो पेपर मेरे पास मौजूद है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो यू डू नॉट नीड टू गेट वरीड अबाउट इट। मैं जी आपके पास, मेरे पास वही पेपर आ गया जो आपके पास था। जी मैं चेक कर लिया। मैं फॉर्मेटिव पेपर लेने के लिए गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे कह रहे कौन से? ओके, ठीक 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 ठीक। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फीयर? बिल्कुल जी, क्वेश्चन में सो गया। दिस क्वेश्चन वाज नॉट देयर। जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था उसमें ये मौजूद नहीं था। चलिए जी, मैं ये फिर भी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। What would be the radius of sphere of small surface area of sphere is equal to the 27 meter square and solid angle is to be equal to 3SR। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। आप लोग इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो, चले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दोबारा दे देता हूँ, यहाँ पे दोबारा दे देता हूँ। मैंने कहा था कि जो आपके पास जो सॉलिड एंगल है, जो तरबूज की एग्जांपल दी थी कि जो तरबूज के अंदर एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज 1 स्टीरेडियन, और स्टीरेडियन को जो डिनोट करते हैं वो इस एंगल से, ओहम के साइन से डिनोट करते हैं। अब ये जो ऊपर सरफेस एरिया बना है दैट इज गिवन बाय SR सरफेस एरिया। दिस रेडियस, जो ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द रेडियस। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में सिर्फ उस सूरत में एंगल 1 स्टीरेडियन होगा कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिकम्स इक्वल टू द सरफेस एरिया। तो जो बनने वाला एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन। अब आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू नीड? आपको क्या चीज चाहिए? सवाल क्या है जी? सवाल है आपके सामने, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट। आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए। R स्क्वायर इज इक्वल टू स्टीरेडियन डिवाइडेड बाय एंगल्स। सरफेस एरिया इज, व्हाट इज सरफेस एरिया? 27, एंगल इज 3, काटिए, ये कट के आ जाएगा 9। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है जी, ये बात मैंने जब स्टीरेडियन का टॉपिक पढ़ा रहा था, स्टीरेडियन का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने बात सिखाई थी, दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। मेरे पास इस वक्त कमेंट नजर नहीं आ रहे। L इज इक्वल टू R थीटा, जिस तरह का एक फॉर्मूला है ना जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा और पढ़ते चले आ रहे हैं, जो रेडियंस के लिए फॉर्मूला है वैसे ही स्टीरेडियन के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा नहीं होता, यहाँ पे ओहम्स का साइन होता है। ओहम्स R स्क्वायर इज इक्वल टू SR। SR बोले तो सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू R स्क्वायर एंगल स्टीरेडियन। R स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सरफेस एरिया और ओहम्स या स्टीरेडियन।
सरफेस एरिया की वैल्यू 27 थी, जो एंगल की वैल्यू थी 3 कटा 9 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 3 मीटर्स आ गई, ठीक है। सो इट वाज द क्वेश्चन दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पेपर, लेकिन इंक्लूड हो गया। तो चलें आपको एक नया, सॉरी बहुत जल्दी टाइपिंग में हो जाता, चलें आपको जो है ना नया क्वेश्चन, नया कॉन्सेप्ट मिल गया, आपके लिए अच्छा हो गया। उसके बाद अगले सवाल की जाने बढ़ता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ स्क्रू गेजेस। अब अनसर्टेनिटी के ऊपर मैं बहुत लंबी कहानी आपको सुना चुका हूं भाई। अनसर्टेनिटी स्क्रू गेज की क्या होती है, मैंने बताया था कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सारे बच्चों से मुखातिब हूं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो याद रखें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोले तो लीस्ट काउंट। जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो क्या है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू सेंटीमीटर, ये बनेगा 0.001 सेंटीमीटर। तो देख लें वाली ऑप्शन कहां बनती है, ये ऑप्शन ए बनती है, 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेजेस 0.01 मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड किया तो 0.001 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाबाश उजैर, मैसेंजर पे रिप्लाई कर दें प्लीज। अभी असदुल्ला मैसेंजर पे मैं कैसे रिप्लाई करूं, इस वक्त तो आई एम इन लेक्चर। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने भी शायद आपका मैसेज देखा भी नहीं मैसेंजर पे, तो मैं जैसे ही मैसेज देखूंगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे 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 To reduce the uncertainty in finding the time period of a vibrating body, it is devised that, ओए हो, ये सवाल भी मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ था मगर इंक्लूड हो गया। ऑल दो के ये सवाल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं। सवाल नंबर मेरे पास ये बनता है, यस, ये भी मैंने मार्क नहीं किया हुआ था, तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने सारे वही सवाल दे दिए जो मैंने अनमार्क किए थे। वो सवाल कोई भी नहीं दिया जो मैंने मार्क किया था देने के लिए, शायद यही इशू हुआ। अच्छा, ये सवाल था, टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इट इज डिवाइस्ड दैट। चलें, ये कॉन्सेप्ट आपके साथ पहले शेयर नहीं किया हुआ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सवाल आपके कोर्स में नहीं है। हम जब टाइम पीरियड मेजर करते हैं किसी भी बॉडी का, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसमें अनसर्टेनिटी कम कैसे होती है? अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस्ड बाय, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो भाई जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेंगे अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी। देखो ना, अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। सो याद रखिए कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी ज्यादा होंगी उतनी नंबर ऑफ स्विंग्स, इसमें ए ऑप्शन बनती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी ज्यादा होंगी अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं है वैसे, इसलिए मैंने नहीं करवाया। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? आपको कमेंट तो नहीं आ गया बीच में? ये शायद 0.01 मिनट है, ये तो गलत है सर। क्या गलत है? सही सही कहा कि क्या गलत हो गया मुझे बताओ सर। मैंने इससे पहले आपका कोई लेक्चर नहीं लिया, मैंने अभी रजिस्टर करवाया है। मोहम्मद हसन, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं मोहम्मद हसन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़रा आपको 0.001 मिलीमीटर था ना, तो 0.001 सेंटीमीटर होगा। मोहम्मद हसन, कोई मसला नहीं। अभी हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को शुरू करना है कल से, सो आप चैप्टर नंबर 5 साथ साथ कीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं सवालात पहले भी मैंने 2-3 पेपर दिए ई-कैट के बच्चों को, तकरीबन 50-60 सवाल, 40-50 सवाल दिए, तो वो भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप अगर मुझे मैसेज कर देंगे मैसेंजर पे, तो मैं वो जो वर्कशीट्स थी जो मैंने बाकी बच्चों को दी, मैं आपको भी इंडिविजुअली भेज दूंगा, तो आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, तो अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी? देखो यार, मास बेस क्वांटिटी है, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक करंट एक जो है वो बेस क्वांटिटी है। एम्पियर जिसका यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी इसकी ऑप्शन थी। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसकी यूनिट कैंडेला है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। अच्छा जी, द डायमेंशंस ऑफ 1/√LC इज सेम एज द डायमेंशंस ऑफ, ये सवाल बड़ा मजे का, ये सवाल मेरा पसंदीदा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आया हुआ था, ऑल्दो कि मैंने ये भी मार्क नहीं किया हुआ था, लेकिन ये भी इंक्लूड हो गया। लेकिन ये सवाल डायमेंशन से रिलेटेड और ये मेरा पसंदीदा सवाल है, जरा देखिएगा। सवाल के द डायमेंशंस ऑफ 1/LC इज सेम एज दैट ऑफ, ये सवाल कुछ इस तरह से था। ये सवाल थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, मेरे पास जो सवाल मौजूद था
वो क्या था जरा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारी मिस्टेक्स पेपर में टाइपिंग के दौरान हो गई, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना। समझ लें कि ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिलना था जो मैं नहीं देना चाह रहा था, वो भी आप लोगों को मिल गया। अब जो नॉलेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये सवाल भी अनमार्क था, ये भी इंक्लूड हो गया। चलें खैर कोई नहीं। अच्छा जी देखिएगा, सवाल है द डायमेंशंस ऑफ 1/LC। हैव यू सीन दिस क्वांटिटी समवेयर? आपने क्वांटिटी कभी कहीं देखी है? क्या आप इस क्वांटिटी से थोड़ा सा वाकिफ हैं? आइडिया है आपको उस क्वांटिटी का? हाँ जी, क्वेश्चन में भी ब्लैंक हो गया। अगर ये सवाल आपके वैसे सिलेबस से रिलेटेड है, जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा मैं उसका बता दूंगा। अब ये सवाल की क्वांटिटी आपने कहीं देखी? यस, आपने क्वांटिटी देखी हुई जब आप चैप्टर नंबर 6 में करंट इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 16 में वहां पे पढ़ते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो भाई अब ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का है। आपको पता है कि डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो डायमेंशंस इन कोफिशिएंट्स पे कांस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। यानी कि फ्रीक्वेंसी बोले तो पर सेकंड, आपको पता ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स डायमेंशंस पर सेकंड होती हैं, दैट इज इक्वल टू 1/√LC। तो अगर आप इसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि आपको LC चाहिए, ये √LC है, तो इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? S - 2 इज इक्वल टू 1/LC। अब देखो 1/LC जो है इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल निकली है? सेकंड -2 पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप देखो एंगुलर एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 5 में, उसकी डायमेंशंस क्या होती है? रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडियंस तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अल्फा की डायमेंशंस क्या होगी? S - 2। सो S - 2 इज इक्वल्स टू 1/LC। दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है? ठीक हो गया मोमिन? बात समझ में आती है? कॉन्सेप्ट अच्छा था ये वाला। अगर तो मैंने बाकियों को नहीं बताया हुआ, अगर बताया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर तो नहीं बताया हुआ तो याद रख लो। डायमेंशंस में कुछ बातें और याद करवा रहा हूं नोट में, अगर अपने पास डायमेंशंस के जहां नोट बनाए वहां पे लिख लो। RC, इसकी डायमेंशंस टाइम की होते हैं। डू यू नो व्हाट इज RC? RC क्या चीज है? RC रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस। R बोले तो ओहम, C बोले तो फैरेड। सो ओहम फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड्स। ये पता है कहां किस टॉपिक से उठाया? ये उठाया चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर से। आपने पढ़ा था कि जब कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर एक बैटरी की तरह ना, जब कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेंगे तो कैपेसिटर कितनी देर में जाके चार्ज होगा? दैट इज चार्जिंग टाइम। कैसे पता चलता है? रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं कैपेसिटेंस के साथ। तो एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, RC की डायमेंशंस टाइम के इक्वल होती हैं। एक और सवाल याद रखिएगा कि 1/√LC ये T इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स के इक्वल होती है, जिस तरह मैंने अभी बता दिया। फिर याद रखिएगा कि L/R, L तो पता ना क्या चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा हुआ है आपने, इंडक्टेंस L/R, ये भी टाइम के इक्वल होती है। L/R इस फॉर्मूले को बोलते हैं इंडक्टिव टाइम। जैसे कि ये वाला चार्जिंग टाइम था ना, चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए चार्जिंग टाइम होता है, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव टाइम होता है। ये चैप्टर नंबर 15 में बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल अभी आपको याद रखना कि L/R क्या है। तो मैंने आपको अभी 3 डायमेंशन इसी तरह की बता दी, एक ये बता दी, और बाकी डायमेंशन मैं आपके बहुत सारी शेयर करूंगा मगर अभी नहीं। और एक ये मैंने आपको बता दी और एक ये आपको बता दी। तो आपके साथ 4 डायमेंशन मैंने शेयर कर ली, इसको कहीं लिख लें। चलो डायमेंशन आपके लिए नहीं थी, इनको कहीं लिख लो। यस, RC कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? आपने क्या पढ़ी थी अपने एफएससी में? टाइम कांस्टेंट मतलब द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, या 0.63 ऑफ चार्ज। सो टाइम कांस्टेंट आसान अल्फाज में, कॉन्सेप्ट वहां पे बताऊंगा, आसान अल्फाज में टाइम कांस्टेंट कहते हैं कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है। जिस तरह आपकी बैटरी अगर 0% पे हो तो चार्ज होने के लिए जितना टाइम लेती है वो आपकी बैटरी का टाइम कांस्टेंट है। इस तरह कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है दैट इज गिवन बाय RC, यानी किस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। यानी अगर ये कैपेसिटर है ना आपका, तो भाई किस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, C की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है। अगर मैं C और R की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट टाइम कांस्टेंट। वो टाइम आ जाएगा मेरे पास जितनी देर में कैपेसिटर ने चार्ज होना है। ठीक है, ठीक है जी जाम खान।
अगला सवाल, हालांकि देखें टोटली वो पेपर नहीं जो मैंने आपके लिए भेजा था, लेकिन स्टिल वी आर डिस्कसिंग इट। मैं तो कहता हूँ आप लोग मुजाहिद हैं, आप लोगों ने वो पेपर सॉल्व कर लिया। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन वेक्टर्स विल बी, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन वेक्टर्स विल बी, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो है, इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो देन वेक्टर्स विल बी। बड़ा आसान सवाल है। मजे की बात है कि यार सुनिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, बड़ी मजे की बात है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तब मैंने आपको चीजें समझाई थी कि भाई ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा। भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा जीरो किसी तरह हो जाए तो भाई ये पूरे का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। पैरेलल बोले तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बात की। साइन जीरो जीरो, अगर साइन 180 हो, थीटा 180 डिग्री, साइन 180 भी जीरो, तब भी जीरो। सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि वेक्टर पैरेलल हों और एंटी पैरेलल हों। अब जरा आपके कमेंट्स पर नजर मारें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सर आप और नहीं सर आप और नहीं ऊपर से जा रही है। हाँ भाई सही, क्या कह रहे हो? यस शाबाश उधर, पैरेलल एंटी पैरेलल, शाबाश। सही, दोबारा कमेंट करो, मैं जरा आपके कमेंट के इंतजार में हूँ। कमेंट मैं आपको देखूंगा फिर आगे जाऊंगा। ठीक है अली, शाबाश। 0 और 180 डिग्री, ठीक है, शाबाश, गुड। सही। बाकी बच्चों आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है? बाकी जो मेरे बच्चे 18 इस वक्त बैठे हुए क्लास में, इफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। सही, तुम क्या जुबान से लिख रहे हो, नाक से कीबोर्ड पे मार मार कैसे लिख रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो? शाबाश फरवा, पैरेलल एंटी पैरेलल, गुड, ग्रेट। सही, नहीं कोई मसला नहीं, आपका कीबोर्ड ख़राब है, कोई मसला नहीं, मैंने मजाक किया। आप आपका क्वेश्चन बताएं, आप अगर क्वेश्चन बताएंगे तो मज़ा आएगा, आपके क्वेश्चन समझूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आगे चलूंगा। नो प्रॉब्लम यार, कोई मसला नहीं, कीबोर्ड ख़राब हो जाता है बाज़-औक़ात, नहीं सही टाइप करता। आपका फ़ोन चार्जिंग पर हो सकता है लगाओ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बता दें, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ। ये चाय इज लाइफ, जाम खान, विदाउट चाय लाइफ कुड बी नथिंग। सो मेरी जान, मैं फिर सईद, मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ। चलिए सर, मुझे क्वेश्चन भेजो, साथ साथ मेरा लेक्चर सुनते जाना। सर कश्मीरी चाय पिए, अच्छा जी, ठीक है जाम खान। अच्छा जी, सवाल है सवाल नंबर 10, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ये सवाल भी मैंने आपको नहीं दिया था, चलें खैर छोड़ो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना यहाँ पे। पेपर बनाने वाले के भी अल्लाह भलाई करे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 4 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हैज अ वैल्यू। अच्छा, मैंने आपको ये सवाल भी करवाया था। जो तो मेरे बच्चे नए हैं उनके लिए ये बात जो बताने लगा हूँ ये बात भी नहीं है। जिन बच्चों ने शुरू से लेक्चर्स लिए उनके लिए ये बात बड़ी अहम है और बात बड़ी आसान है। तो ये बात जरा शुरू से करूंगा थोड़ी सी, ताकि हर बच्चा समझ सके। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे तब आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। सपोज कर ले आपके पास एक वेक्टर ये है ए, हेड टू टेल रूल से ये वेक्टर बी इसके साथ जोड़ा गया, तो ये जो लाल वाला या जो ब्राउन वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये रिजल्टेंट है। ऐसे ही ना आर, ये आर किसके इक्वल होता था? आपने बचपन में पढ़ा था कि यार ये आर होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद रखिएगा ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला उस सूरत में दुरुस्त है जब तो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो। देखो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये फॉर्मूला दुरुस्त है। मगर जो सवाल आपको पेपर में था
ये तरीका मैंने फार्मूला बताया हुआ, नई चीज नहीं बताने लगा। जो बच्चे आज नई क्लास में बैठे उनके लिए तो नई चीज है, लेकिन जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 मुझसे पढ़ा हुआ उनके लिए चैप्टर ठीक है। A scalar product of two vectors of magnitude 2 Newton and 4 Newton inclined at an angle of 60 degree, then the value has। अब कहते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ही कुछ इस तरह से है, एक वेक्टर लेट से ए ये है और जो दूसरा वेक्टर है वो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेकंड वेक्टर inclined at the angle of 60 degree, A is 2 न्यूटन, B 4 न्यूटन। तो आपको बताना है कि भाई इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखेंगे आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इनमें एंगल ऑफ 60 डिग्री है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था, मैंने हेडिंग बनवाई थी फॉर नॉन परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फॉर नॉन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला है मेरी जान, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करो, ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए क्या 2 न्यूटन इंटू 4 न्यूटन इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री। सॉल्व करते चले जाओ, 4 प्लस 10 14 प्लस 2 2 4 4 4 16 कॉस 60 इज 1/2। तो ये कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 14 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 6 और 2 अंडर रूट 22। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये सवाल थोड़ा सा मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने स्केलर प्रोडक्ट पूछा हुआ था, मैंने आपको एडिशन का बता दिया। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो तो बड़ा आसान है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। आपको एक और नई चीज बता दी, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए क्या है जी, हमारे पास ए है 2, बी है 4 इज इक्वल टू ए बी। इसकी वैल्यू पुट करो 2 4 cos ऑफ 60, ये हो जाएगा 8 cos 60 इज 1/2, कट गया, जवाब आ गया 4। सो सर फरहान एक मिनट बात सुनिएगा। ओके वहां वॉइस इशू है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। ए क्रॉस तो यार ए डॉट बी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपने दो वेक्टर्स थे, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री था, उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था। A2 है, B4 8 आ गया, cos 60 1/2 होता कटा, जवाब 4 आ गया। अब ठीक है, अब ओके जाम खान बात समझ आई। ओके गुड, टुडे इज द बैड डे। फरवा अब मेरे ख्याल में वॉइस इशू ठीक हो गया। जी कर दिया ठीक। When the magnitude of two component vector are equal to that of the resultant, then the angle between the component is। ये सवाल बड़ा अहम है, सवाल नंबर 11, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। When the magnitude of two component vectors are equal to their resultant, then the angle between the component is। ये सवाल जरा देखिएगा, सवाल कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लो आपके पास दो वेक्टर हैं जो दोनों आपस में बराबर हैं। पहले सवाल समझा दूं। सपोज कर लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये भी बराबर, दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड हुए हैं और इनके जवाब में जो नया वेक्टर बना वो ये आर है, ये आर बनता है। कहता है ये तीनों वेक्टर जिस तरह के हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है और बी जो है वो आर के इक्वल है, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो बताओ भाई इनके दरमियान एंगल कितना होगा। भाई इनके दरमियान से क्या मुराद है जरा देखिएगा। दरमियान से मुराद है ए अगर ये हो और बी के दरमियान एंगल ये थीटा कितना है, आपको ये फाइंड करना है। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। साथ साथ कमेंट जरा खोल लूं ताकि बच्चों की आवाज मेरे सामने आती रही। ये सवाल आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वहां समझ नहीं आई यार, चलो मैं पहले पिछला सवाल करवा देता हूं। इतना मुश्किल सवाल नहीं था यार। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था दो वेक्टर्स का। ए था 2, बी था 4 और थीटा था 60 डिग्री।
2 4s are 8, cos 60 is 1/2 कटा 4 आ गया, cos 60 1/2 होता है। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मतलब एक स्टेप का सवाल था। अब वापस से सवाल पे आते हैं, बच्चों के लिए दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ। सर हाँ, ऐसा तो लगा क्वेश्चन अच्छा है सर, आउटर एंगल क्यों है इस केस में? बेटा ये आउटर एंगल नहीं है, समझाता हूं कैसे। देखो ये सवाल बड़ा अच्छा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये सवाल आए। आउटर एंगल नहीं है, कहानी कुछ ऐसे है कि ये ए वेक्टर कहीं पड़ा हुआ है और ये बी वेक्टर कहीं पड़ा हुआ है। जब आप ए दोनों बराबर हैं, जब आप इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे ना, तो आप बी को यहां से उठाएंगे, इसकी हेड पे रखेंगे। असल में एंगल इनर ही पूछ रहा हूं, एंगल ये इनर ही पूछ रहा हूं। जब मैं इसको यहां से उठाऊंगा, यहां पे ले आऊंगा, बी यहां पे आ गया, तो एंगल क्या ये नहीं बन जाएगा? एंगल यही चाहिए मुझे, अभी भी एंगल यही चाहिए। एंगल आउटर नहीं है, एंगल इनर है। बस वेक्टर को हेड टू टेल रूल बनाने के लिए मैंने इस टेल को इस टेल से हटा के इसके हेड पे रखा है। तो हेड टू टेल रूल है, वेक्टर यही है, एंगल यही है, इनर ही है। बस आपने उस वेक्टर बी की जगह चेंज की है। सो बात समझ में आई यार? आउटर एंगल नहीं है ऐसे दुल्हन। सो अब फॉर एग्जांपल दिस इज आर, सारे बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, सारे आपस में बराबर हैं। इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहां पे क्या होगा जरा देखिएगा गौर से। आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि जब बीच में एंगल कुछ और हो, बीच में एंगल फाइव यानी अदर देन 90 डिग्री हो, वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना हो, तो ऐड करने का क्या तरीका है मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था। मैंने कहा था इन सबको आप कह लीजिए सी कह लीजिए, सारे बराबर है ना आपस में, तो इन सबको सिंपलिसिटी के लिए मैं सी कह लेता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला पे थोड़ी देर बताया था। सर सारा क्यों डिस्कस करेंगे? जी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आज तो बड़ी अजीब सी अफरा तफरी मच गई, तो आज के कुछ क्वेश्चन कल भी डिस्कस करूंगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि सारे बराबर हैं तो सबको सी के इक्वल पुट कर लें। आर ए बी सब इक्वल है, तो आर बी सी है, और यहाँ पे ए बी सी का स्क्वायर प्लस बी बी सी है, तो सी का स्क्वायर कर लें प्लस 2ab सी, ये भी सी है ये भी सी है, तो सी से मल्टीप्लाई कर सी का स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा। थीटा आपने कैलकुलेट करना, अंडर रूट से जान छुड़वानी है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा यहाँ पे सी का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इधर आके माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, सी स्क्वायर से कट गया, माइनस 1/2 कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू आती है 120 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज 120 डिग्री। अच्छा, अब जो बच्चे कहने लगे थे कि सर ये बहुत लंबा सवाल है, ये कैसे होगा, तो इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि इतना लंबा क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। इंतहाई सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग बस ये जहन में रख लें कि व्हेनेवर द कंडीशन इज सच दैट कि आप दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड करें तो जो जवाब आए वो भी इक्वल ही हो, तो उस केस में उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। ये दरमियान वाला एंगल है, इसको आउटर एंगल समझना नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बाहर बनाया हुआ, ठीक है। तो 120 डिग्री एंगल बनता है। उसके बाद अगला सवाल है, विच पेयर ऑफ फोर्स गिव द रिजल्टेंट ऑफ 15। अब ये सवाल भी मैंने ना तरीका बताया था कि कैसे करना, कि भाई कौन सा पेयर ऑफ वेक्टर जो है इट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ 15। मैंने कहा था कि ये कैसे पता चलेगा कि इनका जवाब क्या हो सकता है। मैंने कहा था आप इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज फाइंड करें। तो अगर आप देखें इसकी पहली ऑप्शन है 25 और 2, 25 का मैक्सिमम जवाब क्या आ सकता है, ऐड करके 25 प्लस 2 27। इनका मिनिमम जवाब क्या आ सकता है, 25 माइनस 2 दैट इज 23। तो भाई 15 इनके दरमियान में नहीं है, लिहाजा 15 इनकी ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें तो मैक्सिमम जवाब है 11 और 3 सेकंड ऑप्शन है, मैक्सिमम जवाब 14 आ सकता है, मिनिमम जवाब 11 माइनस 3 दैट इज 9, ऐसे ही 11 माइनस 3 दैट इज 8, सॉरी नॉट 9,
भाई 15 इसमें भी नहीं आता। अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें तो 10 की है, इसमें मैक्सिमम जवाब 20 आ सकता है और मिनिमम जवाब क्या आ सकता है 0। तो 10 को 10 से माइनस के, तो अगर आप देखो 15 इस 0 से 20 के दरमियान लाई करता है। सो दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। 15 कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ 10। मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज करनी है। आपको याद हो तो मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तब भी करवाया था। सर 120 कैसे आया जाम खान? ये देख मेरी जान, असदुल्ला मैं 1 मिनट देखता हूँ, आपका सवाल देखता हूँ। जाम खान ये देख, ये लिखा हुआ ना कॉस, हाय जाम खान थोड़ी सी मैंने स्पीड मार दी, अब आपको समझ, मैं दोबारा करवाता हूँ। यहाँ पे देखो यार, -c² = 2c² cos थीटा लिखा हुआ था ना, ये c² से कट गया, ये -1 = 2 cos थीटा है जाम खान। ये इधर चला जाएगा, -1/2 = cos थीटा, थीटा = cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 इज थीटा = 120 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद असदुल्ला जब रिजल्टेंट वेक्टर सम के इक्वल जो तो थीटा है, असदुल्ला आपके क्वेश्चन नहीं मैं समझा, जब रिजल्टेंट वेक्टर सम के इक्वल, मैं आपका सवाल नहीं समझा, आपका सवाल क्या है? मैंने जो बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल हो, दोनों ऐड हो रहे हो और ऐड होने के बाद जो जवाब आए वो तीनों ही इक्वल हो, तो फिर जो थीटा बनता है वो 120 डिग्री होता है। मैंने ये बात कही थी, मगर जो आपकी बात है मुझे समझ में नहीं आई। सर प्यार के टेस्ट डिले होने में चांसेस हैं, सारे ही टेस्ट डिले होने वाले हैं। नो टेस्ट इज गोइंग टू हैपन बिफोर अगस्त, मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए, अगस्त से पहले किसी का कोई टेस्ट नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स, किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ। फिर उसके बाद देखें ये सवाल जो था फिजिकल साइंस डील्स विद, ये भी मैंने सवाल नहीं था दिया हुआ, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये सवाल भी मैंने था दिया, इतना खैर। फिजिकल साइंस डील्स विद, आपकी किताब में दूसरे पेज पे ये लाइन लिखी हुई है, बायोलॉजिकल साइंस डील विद लिविंग थिंग्स और फिजिकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, बायोलॉजिकल साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट, अब ये सवाल जो आ गया, व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम लोगों को पता है क्या होता है, रूल्स तुम लोगों ने पढ़े हुए, याद रख लो मेरी जान, मेरे जिगर के टुकड़ों। अगर ये नंबर कुछ इस तरह से लिखा होता 0008, यानी 8 से पहले 0 लिखे होते तो क्या ये सिग्निफिकेंट होते? ऑब्वियसली दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये 8 लिखा हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट ना होते। अब ये लफ्ज लिखा हुआ है इस तरह से 8000, ये बात जहन में रखना बच्चों, बड़ी अहम बताने लगा हूं। यानी अगर तो राइट साइड अगर तो राइट साइड पे जीरोस लिखे हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? याद रखिएगा, इफ द जीरोस आर ऑन द राइट साइड दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जो नंबर राइट साइड पे होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। ये बात किस पर डिपेंड करती है कि सिग्निफिकेंट हो गए या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा राइट साइड पर सिग्निफिकेंट है या नहीं? इट डिपेंड्स ऑन इट, लिख लीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि जो राइट साइड के वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। सो हमें क्योंकि पता नहीं होता राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो लिहाजा अगर हमें लीस्ट काउंट ना बताया गया हो मशीन का, तो हम कहते हैं कि भाई जो राइट साइड के जीरोस हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हैं। कब तक इनसिग्निफिकेंट है? जब तक हमें मशीन का लीस्ट काउंट ही ना पता हो। हमारी नजर में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट है, वो 8 है, तो इसका जवाब था 1। बात समझ में आई यार? ये सवाल बताओ, समझ में आया? फिर मैं आगे चलूंगा। वेक्टर का सम रिजल्टेंट के इक्वल हो तो थीटा 20 और 80 डिग्री वाला समझा दूं। अली मेरी असदुल्ला, पहले तो ये सवाल बताया ना, आपका सवाल क्या है? वेक्टर का सम रिजल्टेंट के इक्वल हो तो थीटा, वेक्टर का सम
रिजल्टेंट के इक्वल हो। वेक्टर के कसम रिजल्टेंट के इक्वल ही होता है, वेक्टर का सम रिजल्टेंट ही होता है। अली मेरी फेसबुक मेरे नाम से यार, हसन रजा के नाम से ही है। अरमगान 20 डिग्री और 80 डिग्री वाला समझा दूं, 20 डिग्री और 80 डिग्री वाला कौन सा कह रहे हो यार? 20 डिग्री 80 डिग्री वाला क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कशन में छोड़ा, कुछ छोड़ा क्वेश्चन मैंने तो नहीं कुछ क्वेश्चन छोड़ा यार। अरमगान असदुल्ला आपके सवाल मुझे समझ में नहीं है, 20 डिग्री और 80 डिग्री वाला कौन सा क्वेश्चन अरमगान? और असदुल्ला वेक्टर का सम रिजल्टेंट के इक्वल हो तो थीटा, वेक्टर का सम रिजल्टेंट के इक्वल ही होता है, बल्कि वेक्टर के सम को रिजल्टेंट ही कहते हैं। रिजल्टेंट क्या चीज है? वेक्टर के सम का ही नाम है। पॉइंट होगा तो हाँ पॉइंट, अच्छा हाँ ओके शाबाश, अब सही देख रहा हूँ, सईद का सवाल थोड़ा मैं समझ गया। सही देखो 8.000 लिखा हो ना तो पॉइंट के बाद ही जितने भी जीरोस लिखे हुए ये भी इनसिग्निफिकेंट है। मजे की बात देखो समझाता हूं, अगर लिखा हो 8.001 सही तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्या ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या ये 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मजे की बात यह है कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो जीरो लगे होते हैं, याद रखिएगा ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सारे के सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इन जीरो को कहा जाता है स्पेसिंग जीरोस। तो भाई ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ अगर इस तरह लिखा होता 8.100 तो भाई किसी डेसिमल के बाद, किसी नंबर के बाद अगर सिग्निफिकेंट फिगर अगर जीरोस आ जाएं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं अली नहीं होंगे। अली क्यों नहीं होंगी? ओके सर मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। हिफ्जा ओके हिफ्जा बेटी मैं वो भी करवा देता हूं, और पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे चलता हूं। अच्छा यार इधर सारे सुन लो फिर शुरू से। अगर वेक्टर 20 और 30 हो और रिजल्टेंट 50 हो तो थीटा, हाँ जी थीटा फिर 0 डिग्री होगा। यस असदुल्ला यू आर राइट। ओके ये सवाल तो अभी तक आया ही नहीं यार, मगान ये सवाल तो अभी आया ही नहीं, अभी सवाल आएगा तो मैं करवा देता हूं। तो आपने उल्टा बोल दिया। मैंने उल्टा नहीं बोला जाम खान, मैं भी समझाता हूं, मैंने सीधे ही बोला, मैं भी समझाता हूं। सबसे पहली बात जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के जरा वो सुन लीजिए तमाम बच्चे। अगर तो 2 नॉन जीरो, 1 भी नॉन यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो 1 भी जीरो नहीं है, ये वाला 1 भी जीरो नहीं, इनके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। यानी यहाँ पे कुल मिला के कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए? 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। ठीक है पहला रूल तो ये। दूसरा रूल ये देखिएगा ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जीरो राइट साइड पे आ जाए तो जीरो अगर राइट साइड पे आ जाए तो व्हाट इट विल बी सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट? ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है अगर तो जीरो राइट साइड पे है, फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हुआ है 8000, ये आपकी किताब की एग्जांपल है 8000 वाली। अब आपको नहीं पता कि ये जो 3 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब आपको पता कैसे चलेगा ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो एग्जांपल जरा दोबारा देखिएगा। नहीं जाम खान स्पेसिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल दोबारा देखिएगा 8000 लिखा हुआ है, 8000 को मैं 8000 किलोग्राम लिखता हूं। मिसाल के तौर पे 8000 किलोग्राम मेजर किया गया एक ऐसी मशीन से जिसका लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम। तो देखो ये यूनिट 10, 100, 1000, अभी 1 किलोग्राम इज यूनिट, यानी यहां तक सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट। तो भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 4। अब मान लो कि यही 8000 किलोग्राम मेजर किया गया कैसे? इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम का मतलब क्या है? ये 10। तो भाई यहां तक जितने भी जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, इस जीरो के बाद वाले फिगर्स नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? फिर 800, 3 हो गए। मान लो कि अगर इस 8000 किलोग्राम को मेजर किया गया है किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 100 किलोग्राम है, तो ये था यूनिट, ये था 10, ये था 100, ये था 1000, ये होगा 100। तो 1 से पहले वाले जितने भी मेजरिंग जितने भी फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। इसमें सिर्फ 2 फिगर्स सिग्निफिकेंट है, 8 और एक ये 0। अगर इसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया जिसका लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम है तो फिर ये कैसे लिखा जाएगा? 1000। तो भाई सिर्फ 1 के ऊपर वाला एक ही बचा, वही सिग्निफिकेंट होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है। गॉट माय पॉइंट? बड़ी सिंपल सी बात है, इंतहाई सिंपल सी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है बात समझ में आती है यार?
तो ये मैंने अभी उससे पहले बताया था कि लीस्ट काउंट पर कैसे डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। अगर जब तक आपको लीस्ट काउंट नहीं पता, आपको इतना कहते हैं कि 8000 लिखा हुआ इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो तुम बोलोगे हमें लीस्ट काउंट ही नहीं पता, तो भाई हम मानते ही नहीं कि ये सिग्निफिकेंट है, हमें पता कि सिर्फ 8 ही सिग्निफिकेंट है। तो अगर लीस्ट काउंट दिया हो तो मैंने फिर भी बता दिया कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जरा जिन बच्चों ने भी मेरा लेक्चर सुना है वो एक प्रैक्टिस के तौर पे मुझे ये बता दें, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मेजरमेंट है 77,000 किलोग्राम्स measured by least count of 100 kilograms। तो बताओ भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जरा ये बताइएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। शाबाश जवाब दें, फिर मैं थोड़ी सी बात और करके आज की कहानी को खत्म करूंगा। आपने करना क्या, सबसे पहले देखना 7 7 1 2 3 यूनिट 10 100,000 10,000 यस। तो भाई 100 किलोग्राम से मेजर किया गया 10, तो सिर्फ ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 और 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो आने वाले 2 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। गॉट माय पॉइंट। और शाबाश राधे लगे हो आप, देखा इतना आसान कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर का, मजा आ गया। अच्छा उसके बाद आप जो डेसिमल के बाद वाली बात है वो भी सुन लीजिए। 0.001 लिखा हो तो ये स्पेसिंग जीरोस होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है। हाँ अगर ये लिखा हो 100 तो डेसिमल में नॉन जीरो के बाद जो आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये 00 ये सिग्निफिकेंट है, इसको जहन में रख लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी के सवाल इंशाल्लाह कल करूंगा। आज तो पेपर में मची है अच्छी भली खिचड़ी, तो यही सवाल ही पेपर की कल डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो पेपर मैं आपको अभी बड़े मजे से तैयार हो के आया था डिस्कस करवाने के लिए कुछ इस तरह वाला, तो इंशाल्लाह ये जो है ये भी मैं आपको अपनी उस पर कर दूंगा। एक बार कमेंट किया करें, एक बार कमेंट फरवर से मैं एक बार कमेंट क्या करूं, मैं समझा नहीं आपकी बात। यूनिट 10 सिग्निफिकेंट नहीं होते। यस, जितने जीरो लीस्ट काउंट में होंगे ना वो जीरो जो लीस्ट काउंट में है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर इसके लीस्ट काउंट में 3 जीरोस होते तो ये तीनों के तीनों नॉन सिग्निफिकेंट बन जाते, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट बनते। अगर इसके लीस्ट काउंट में सिर्फ एक जीरो होता तो हम कहते कि भाई इसमें एक जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट है, ये सीन होता। चलिए जी, शुक्र है आप लोगों को समझ आई। वैसे तो आज बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बल्कि आपके एफएलपी में बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, दैट स्टिल आई एम नॉट द केस फॉर इट। लेकिन यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देखिए मैं तो इस गलती को एक ब्लेसिंग समझ रहा हूँ। कैसे, जो आपको पेपर उल्टा आ गया, जो पेपर मैंने दिए थे वो नहीं आया, मैं इस बात को ब्लेसिंग समझ रहा हूँ। ब्लेसिंग कैसे समझ रहा हूँ कि जो चीज़ें शायद मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, जिसको मैं अनइम्पॉर्टेंट समझ रहा था, आपके साथ वो भी डिस्कस हो गई, और जो मैंने एफएलपी में देना था, जिसे डिस्कस करवाना था, वो तो डिस्कस हो गई होगा। मैं वो पेपर आपको वर्कशीट की फॉर्म में वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको समझ लें कि ज़्यादा मटेरियल मिल गया, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो गई। सो ये किस्म की जिसको इंग्लिश की इंग्लिश का एक इडियम है, अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, ये वो सीन हुआ है कि मतलब जहमत में रहमत निकल आई। आपसे जहमत तो हुई, लेकिन रहमत ही होगी कि आपके साथ वो सवाल भी शेयर हो गए जो शेयर नहीं होने थे। 4 होते टीपी। यार तुम सही क्या कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी कमेंट से डर लग रहा है, तुम कुछ गलत ही कमेंट ना कर देना। लेकिन जी बच्चों, मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, वक्त पढ़ाई में सर्व कीजिएगा, अपना वक्त ना ज़ाया कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाउस मैम आज टेस्ट वेस्ट तो कोई नहीं वैसे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।